नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जो पीछे मैंने आपको कोशिका एकदम कंप्लीट करा दिया था, कोशिका को कंप्लीट कराने के बाद ये जो हमारा सेकेंड पार्ट आ रहा है उत्तक, इस तरह से जितना भी मैंने आपको पीडीएफ में लिखवाया हुआ है सिलेबस इसका, उस सिलेबस के अनुरूप एक एक करके सभी टॉपिक को करा दूंगा जो महत्वपूर्ण है और जहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से कंसाइजली वे में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी चीज़ें सही वे में समझाने का प्रयास करूं। देखिए मैंने कितने कंसाइजली तरीके से पूरे पीडीएफ को तैयार करके लाया है, जिससे आपको फुली एनसीईआरटी जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एक एक टॉपिक यहां से कवर हो जाएंगे। तो हम लोग 1 से 2 वीडियो में करके इस पूरे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपको उत्तक। दोस्तों अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो एक बार आप इस चैनल को आगे ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चैनल छोटा है इसलिए ऐसा आपको लगेगा, विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप अगर एक बार विश्वास करके चीज़ों को पढ़िएगा तो आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे जो पहला टॉपिक हम लोग का है उत्तक, ठीक है। यहाँ से जो उत्तक है पहला मैंने पढ़ा दिया था कोशिका आपको, ठीक है। पीछे आपको मैंने कोशिका कंप्लीट करा दिया है और कोशिका के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है वो है हमारा उत्तक, यानी उत्तक किसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा, उसके बाद आपको लॉन्ग फॉर्म में बताऊंगा। तो आप पहले शॉर्ट फॉर्म ही समझ लीजिए, इसके बाद आपको लॉन्ग फॉर्म भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। देखिए उत्तक जो होता है ये कई सारी कोशिका जब, ठीक है, कई सारा जब कोशिका है ये समान रूप में और समान कार्य करने वाले कई सारी कोशिका जब एक साथ मिलता है और उसके जो सम्मिलित रूप है, ठीक है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। यानी समान संरचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के संगठन को, समूह को ही उत्तक कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। जैसे पहले होता है आपका कोशिका, कोशिका से मिलकर उत्तक बना, उत्तक से मिलकर अंगतंत्र बना, फिर उसके बाद अंग बना, फिर उसके बाद शरीर बना। इस तरह से एक सीरीज चलती रहती है। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तक, ठीक है। ध्यान रखिए उत्तक आप समझ गए होंगे। उत्तक जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें एक होता है पादप उत्तक और एक होता है जंतु उत्तक। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि उत्तक के कितने भाग हैं। तो उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक में इसे डिवाइड किया गया है। इसके बाद देखिए जो पादप उत्तक होता है, इस पादप उत्तक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यहाँ से बात को समझने का प्रयास कीजिए। पादप उत्तक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है विभजोत्तक और दूसरा है अस्थायी उत्तक, ठीक है। पहला है विभजोत्तक और दूसरा हम लोग का है अस्थायी उत्तक। इसके बाद एक ही करके आप हम बताने प्रयास करेंगे कि जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो विभजोत्तक है, ठीक है, ये जो विभजोत्तक है इसके कितने भाग होते हैं और जो अस्थायी उत्तक है इसके कितने भाग होते हैं, और यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो विभजोत्तक है ये 3 प्रकार का, यानी प्राथमिक विभजोत्तक, पार्श्वस्थ और अंतर्विष्ट, ठीक है। पहला यहाँ से हो गया आपका प्राथमिक विभजोत्तक, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्विष्ट, ठीक है। ये 4 भाग में इसको बांटा गया है। इसके बाद जो अस्थायी उत्तक होता है, इस अस्थायी उत्तक को भी हम आगे चल के 2 भाग में बांटते हैं। एक है सरल अस्थायी उत्तक और एक होता है जटिल अस्थायी उत्तक। यानी अस्थायी उत्तक को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, सरल अस्थायी उत्तक और एक होता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक। यहीं से प्रश्न बनते हैं कि अस्थायी उत्तक कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, एक सरल और एक होता है आपका जटिल। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जो उत्तक है, ठीक है, जो सरल अस्थायी उत्तक है और जटिल अस्थायी उत्तक है। तो सरल अस्थायी उत्तक को क्या किया गया है कि 3 पार्ट्स में बांटा गया है। समझिएगा बात को अच्छे से। सरल अस्थायी उत्तक को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अभी ओवरऑल आपको हम केवल बता रहे हैं कि किसके कितने भाग हैं। आगे मैं पूरे वीडियो में आपको एक एक करके सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है और कोलेनकाइमा, ये 3 होता है।
इसके बाद ये देखिए जो जटिल ऊतक है, ठीक है, ये जो जटिल ऊतक है इसको भी बांटा गया है दो भाग में, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। यानी जटिल ऊतक को है जो दो भाग में डिवाइड किया गया है, जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इसके बाद यहाँ से आगे प्रश्न और बनते हैं कि जो जटिल ऊतक से बहुत बार प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है, जो जाइलम और जो फ्लोएम होता है यहाँ से प्रश्न बने हैं कि जाइलम को कितने भागों में बांटा गया है। तो आगे जाके जो जाइलम है इसकी 4 वाहिनिकाएँ होती है, एक होता है वाहिनिकाय, दूसरा होता है वाहिकाय, तीसरा होता है जाइलम मृदुतक जिसको पैरेन्काइमा बोलते हैं, और अगला होता है जाइलम तंतु, ठीक है, जिसे हम लोग फाइबर बोलते हैं, नहीं रेशा बोलते हैं। इसके बाद जो फ्लोएम होता है इसको भी 4 भाग में बांटा गया है, चालनी नलिकाएँ, सह कोशिकाएँ, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदुतक, ठीक है, याद रखिएगा पैरेन्काइमा को मृदुतक ही कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लोएम को भी क्या किया गया है कि 4 भाग में बांटा गया है, फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक ये जो थे ये सभी हमारे पादप ऊतक थे, ठीक है, जो इनका डिवाइड किया गया है, ये पादप ऊतक थे जो इनके डिवाइड किया गया है। इसके आगे जो हम लोग बढ़ेंगे अब हमारा जो जंतु ऊतक है, ठीक है, बोले ऊतक को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो अगला जो पार्ट हमारा है वो है अब जंतु ऊतक, कि जंतु ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी बात आप समझिएगा, ठीक है। तो देखिए जो जंतु ऊतक है उसमें जो मुख्य रूप से आता है ये एक होता है आपका एपिथेलियम, क्या होता है, एक आपका पहला एपिथेलियम होता है, और इस एपिथेलियम को टोटल मिला के आपको 1 2 3 4 पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। एपिथेलियम को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, कौन कौन सा होता है, सल्की या सल्काब एपिथेलियम, घनाभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम और ग्रंथिल या क्यूबाइडल भी बोलते हैं। ग्रंथिल या क्या होता है, क्यूबाइडल, ग्रंथिल, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये ग्रंथिल एपिथेलियम हो जाएगा। तो ये 4 भाग में हो गए हैं। इसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जो संयोजी ऊतक होता है, इसको भी अलग अलग भाग में बांटा गया और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू है एक होता है रक्त, अस्थि, उपास्थि, अवकाशी, वसीय और घना तंतुमय, तो यहाँ से इसको भी बांटा गया है। तो आप ये बात को समझिएगा कि जंतु ऊतक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिर संयोजी ऊतक यहाँ से 6 पार्ट्स हो गए, संयोजी ऊतक को 6 पार्ट्स में बांटा गया है। और इसके बाद आपका होता है पेशीय ऊतक, ठीक है। तो पेशीय ऊतक को 3 पार्ट्स में, रेखित होता है, अरेखित होता है और हृद होता है यानी हृदयक होता है। तो ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, इसको बात को आप ध्यान रखना है। जो आपका घनाभाकार ऊतक होता है यानी जो घनाकार तंतु में ऊतक होता है, इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक है कॉन्ड्रा और एक है स्नायु, ठीक है, एक कॉन्ड्रा है और एक क्या है आपका स्नायु। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कॉन्ड्रा और एक होता है स्नायु, जो इसको बांटा गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ तक आपको जो मैंने बताया अभी वो सिर्फ ऊतक के प्रकार थे जो उसे अलग अलग टाइप से बांटा गया था। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि ऊतक क्या है, पूरी डिटेल्स से बात पूछा जाता है प्रश्न एक एक करके, तो जानेंगे। ऊतक जो होता है आपको बताए हैं कि कोशिकाओं का एक समान समूह होता है जो समान रूप में, समान संरचना में और समान कार्यों को संपादित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। उसी समूह को, कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है, जो आप बात को समझिएगा। इसके बाद मैंने आपको बोला कि ऊतक को 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक होता है पादप ऊतक और एक होता है जंतु ऊतक। तो अभी हम लोग पादप ऊतक को समझेंगे, इसके बाद जंतु ऊतक को आगे समझेंगे। पादप जो ऊतक है वो 2 टाइप से है, एक है विभजोतक और दूसरा है अस्थाई, ठीक है, विभजोतक है और दूसरा क्या होता है, अस्थाई होता है, इस बात को समझिएगा। जो विभजोतक या विभजोतकी जो ऊतक है इसे 3 टाइप से डिवाइड किया गया, पहला श्रीसस्थ, दूसरा पार्श्वस्थ और तीसरा होता है अंतर्विष्ट, ठीक है, श्रीसस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्विष्ट होता है। इसके बाद जो अस्थाई ऊतक होता है इसको बांटा गया अलग अलग तरीके से, एक सरल अस्थाई ऊतक और एक जटिल अस्थाई ऊतक, ठीक है, एक सरल अस्थाई ऊतक और एक जटिल अस्थाई ऊतक, इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया जो पीछे मैंने आपको बताया है। सरल अस्थाई ऊतक में पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है, जबकि जटिल अस्थाई ऊतक में जाइलम एवं फ्लोएम आता है। याद रखिएगा यहाँ पे इसको जाइलम को दारू भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसको यहाँ पे बास्ट कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको दारू और इसको बास्ट कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको दारू और इसको बास्ट के नाम से भी जानते हैं, तो दारू और बास्ट, ठीक है, जाइलम को दारू और फ्लोएम को बास्ट कहा जाता है।
इसके बाद जो पहला विभवज्योतिकी ऊतक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पहला हमारा विभवज्योतिकी ऊतक है, विभवज्योतिकी ऊतक करता क्या, यहीं से प्रश्न पूछता है। तो पेड़ पौधों की जो शीर्ष है, ठीक है, देखिए जो पेड़ पौधों की जो ना वो शीर्ष है, जो पेड़ पौधों की लंबाई है ना, पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाने में, ठीक है, पेड़ पौधों की तने की, जड़ की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पेड़ पौधा हो गया, इस पेड़ पौधे के लंबाई को बढ़ाने में कौन मदद करता है, तब विभवज्योतिकी ऊतक करता है। इसके बाद जो विभवज्योतिकी ऊतक का तीनों भाग है, ये तीनों मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं, और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो विभवज्योतिकी ऊतक है, इसके जो शीर्षस्थ है वो किस में वृद्धि करता है, पार्श्वस्थ किस में वृद्धि करता है, और अंतर्विष्ट वो किस में वृद्धि करता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, जो शीर्षस्थ है ये तने व जड़ के, ठीक है, तना हो गया और जो जड़ हो गया उसके शीर्ष भाग के लंबाई में, ठीक है, यानी पादप में बोलेगा कि पादप के लंबाई में कौन वृद्धि करता है, तो वो करता है आपका शीर्षस्थ विभवज्योतिकी। देखिए शीर्ष मतलब होता है शिखर, ऐसे समझिए, शिखर मतलब सामने ऊंचा, ठीक है, यानी शीर्षस्थ मतलब जो ऊंचाई में वृद्धि करे, उसके लंबाई में वृद्धि करे, वो होता है आपका शीर्षस्थ होता है, ध्यान रखिएगा। पार्श्वस्थ क्या होता है कि देखिए ये जो पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, जो पेड़ पौधा हो गया, इस पेड़ पौधे के, ठीक है, ये पेड़ पौधा का ये मोटा वाला भाग होता है, और ये पेड़ पौधा ये इसका मोटा वाला भाग हो गया, तो इसके मोटे वाले भाग के, ठीक है, इसके जो मोटे वाले भाग है, यानी जो पार्श्व जो भाग होता है, यानी इसकी जो परिधि बोल सकते हैं, जो इसकी मोटाई है, तो इसकी मोटाई में वृद्धि करने का, ये मोटाई तना का भी हो सकता है, ठीक है, ये जो मोटाई हो तना का भी हो सकता है, और मोटाई जो ये लंबा वाला भाग होता है इसका भी हो सकता है। तो पेड़ पौधों के मोटाई में, ठीक है, मोटाई में वृद्धि करने का काम कौन करता है, तो वो आपका करता है पार्श्व विभवज्योतिकी करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अंतर्विष्ट होता है, ये पत्तियों के आधार या टहनियों के दोनों ओर, ठीक है, पत्तियों के आधार या आपका जो ये पेड़ पौधे की जो टहनियाँ हो गई, इसके इस और इस ओर में, ठीक है, पेड़ पौधे की जो टहनियाँ है इसमें वृद्धि करने का मदद करता है, यानी पेड़ पौधों की जो टहनियाँ हो गई, इस टहनियों में वृद्धि करने का मदद करता है, तो वह अंतर्विष्ट करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, शीर्षस्थ जो होता है वो पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, जड़ से तने में वृद्धि करता है। पार्श्वस्थ जो होता है वो इसके जो मोटा वाला भाग होता है, पार्श्व वाला भाग होता है, इसमें वृद्धि करता है। और जो अंतर्विष्ट होता है, ध्यान रखिएगा, जो अंतर्विष्ट होता है ये पेड़ पौधों की टहनियों में, ठीक है, तनों में, पर्व में, ये में वृद्धि करने का काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद कुछ और इसकी विशेषताएं हैं जो हम समझेंगे, और यहीं से प्रश्न यहाँ से भी बने हुए हैं। विशेषताएं क्या है, विभवज्योतिकी ऊतक जो होती है इसकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। पहले भी आपको बताया कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोशिकाओं के बीच का जो स्थान है वो अनुपस्थित होता है, यानी रिक्त स्थान इसके अंदर नहीं होता है। कोशिकाएं एकदम आपस में सट कर एकदम जुड़ी रहती है। जो इसकी कोशिकाएं हैं वो गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है और आयताकार भी हो सकती है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर एक बात और याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है कि कोशिका द्रव्य होता है, यानी इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, यानी इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। इसकी कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है। और एक बड़ा सा नाभिक भी होता है, और भोजन का संचय इसके अंदर अनुपस्थित रहता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो विभवज्योतिकी ऊतक का मुख्य पूछता है कार्य क्या है, तो ये लगातार विभाजित होकर नई प्रकार के पादप को लंबाई में और इसके वृद्धि में मदद करती है। ठीक है, जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसकी लंबाई में वृद्धि करने की ये मदद करती है, लंबाई में वृद्धि करती है। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि करने का काम करती है आपका विभवज्योतिकी ऊतक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका यहाँ तक हो गया विभवज्योतिकी ऊतक, हमारा टॉपिक हो गया समाप्त। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है अस्थायी ऊतक। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंसाइजली में कर लेते हैं। अस्थायी ऊतक क्या होता है, तो देखिए, जब विभवज्योतिकी ऊतक है वो विभाजन होने की उसके अंदर क्षमता होती है, और विभवज्योतिकी ऊतक जब विभाजित होती है और विभाजित होते होते एक ऐसी सीमा आती है जहां तक उसके विभाजन की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। तो जब विभवज्योतिकी ऊतक की विभाजन की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, तो वहाँ से वो जब अपनी विभाजन करने की क्षमता को खो देती है, तो वहाँ से आपका बनता है अस्थायी ऊतक। ठीक है, क्योंकि वो स्थिर हो गई, और वहाँ से आपका बनता है अस्थायी
उत्तक, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो अस्थायी उत्तक आप समझ गए होंगे। और इसका आकार, इसकी मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित और मृत दोनों हो सकता है। जो अस्थायी उत्तक है जीवित भी हो सकता है और मृत दोनों भी हो सकता है। इस उत्तक की कोशिकाओं में कोशिका द्रव और रिक्तिका दोनों होती है। अगर जीवित है तो कोशिका द्रव होगा ही होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। एक सरल कोशिका एवं विशिष्ट कार्य के लिए अस्थायी रूप और आकार ये प्राप्त करती है और उसे विभेदीकरण भी ये करती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो ये अस्थायी उत्तक है, ये आकृति एवं संरचना के आधार पर इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सरल अस्थायी उत्तक में जिसमें संरक्षी उत्तक होता है और दूसरा होता है आपका संवरण उत्तक। ये भी बात आपको ध्यान रखिएगा कि जो अस्थायी उत्तक है इसे दो पार्ट्स में बांटा गया है। किस आधार पे? तो याद रखिएगा आकृति और संरचना के आधार पे, संरक्षी उत्तक और दूसरा होता है संवरण उत्तक। आगे देखते हैं, थोड़ी सी इस बात को देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है कि एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है। जो पौधे के ऊपर होता है और पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल है जो वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधे हैं वो झुलसने से बच जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। स्टोमाटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान में जो सहायक होता है और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है वो एपिडर्मिस होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है कॉर्क, ठीक है, और कॉर्क के जो कार्य हैं इसको और इसके जो पीछे के और भी टॉपिक है इन सबको हम आगे की वीडियो में आपको कराने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी और मैं कंसाइजली वे में धीरे धीरे करके आपको सभी वीडियो एक एक करके लाने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।